बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शाहिद अफरीदी और आप मेरा चैनल देख रहे हैं पावर टॉम्स। आज मैं बहुत एक्साइटेड हूं क्योंकि जिस आइडिया पे हम बात करने जा रहे हैं वो हम सबसे बहुत रेलेवेंट है और हमारी ज़िंदगी में उसका बड़ा दारोमदार होता है हमारी ग्रोथ के हवाले से। वो है आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन, कॉन्वर्सेशन या पब्लिक स्पीकिंग कैसे लोगों के साथ कनेक्ट करता है। तो शुरू में मैं एक ग्रीक एग्जाम्पल से शुरू करता हूँ। कदीम यूनान में एथेंस में एक बड़ा मशहूर सियासतदान जो कि लॉयर भी था और वो बहुत ज़बरदस्त ओरेटर था। ही यूज्ड टू इवन डील विद द मैसिडोनियंस इन ऑर्डर टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ एथेंस। और उसकी जो हिस्ट्री थी वो ऐसे नहीं थी बिल्कुल। ही हैड अ हॉरिबल एक्सपीरियंस ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। वो हमेशा लोगों के तंज़ो मज़ाक का हिस्सा वजह बनता था और पीपल यूज्ड टू क्रिटिसाइज़ हिम एंड पीपल यूज्ड टू मेक फन ऑफ हिम। ही वाज़ नॉट अ गुड स्पीकर। ही हैड अ स्टेज फ्राइट और उसने वो ये मसाइल को हल करने के लिए वो तदबीर इख्तियार की जो कि आउट ऑफ द बॉक्स थी, बड़ी एसेंट्रिक थी। इस मिसाल के तौर से वो साहिल के किनारे पे जो पेबल्स होते हैं, वो जो कंकरियाँ होती हैं, वो मुँह में डाल के प्रैक्टिस करता था। उसको लिप्स की बीमारी थी और ये ऐसी बीमारी थी जिसको हम बोलते हैं लुकनत, ज़ुबान की लुकनत थी उसको। ही कुड नॉट प्रोनाउंस आई एंड आर। तो ये पेबल्स के ज़रिए मुँह में डाल के वो प्रैक्टिस किया करता था। और इसके अलावा ही यूज्ड टू रन एंड ही यूज्ड टू प्रैक्टिस स्पीच ताकि उसकी ब्रीदिंग पैटर्न एडजस्ट हो सके। फिर उसके अलावा वो चूँकि वो बहुत बड़े-बड़े मजमे से वो खिताब करता था, तो उसने साहिल पे जो एक तूफ़ानी मौजें आती थी और वो संगलाख चट्टानों से टकराती थी, उस शोर में, उस लाउड एनवायरनमेंट में ही यूज्ड टू स्पीक अलाउड सो दैट ही कुड हियर हिज़ ओन वॉइस। तो इन चीज़ों की प्रैक्टिस से वो एक ही बिकेम वन ऑफ द फाइनेस्ट ओरेटर ऑफ द ग्रीक स्टाइल। मॉडर्न एरा में अगर आप आते हैं, हम देखते हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर की एग्जांपल 1963 में, फिर नेल्सन मंडेला की स्पीचेस। And these speeches actually brought forth a social revolution vis-a-vis the rights of the minorities, the black communities. Martin Luther King की जो speech थी, that actually paved the way for the equality of rights of the black community. 1964 में 65 में legislation पास हुई कांग्रेस से and they got their rights as the minorities. तो कहने का मकसद ये है कि कैसे एक अच्छा स्पीकर बना जा सकता है। ये लोग कोई सुपर कम्युनिकेटर्स नहीं थे, बट देन दे हैड द डिटर्मिनेशन एंड दे लर्न द टेक्निक्स और वो क्या करते थे मश्क, मश्क और मश्क, एक इनएग्ज़ॉस्टिबल प्रैक्टिस और उसके ज़रिए आप कम्युनिकेशन बेहतर बना सकते हैं। देखिए गोल्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या हैं? कि इन्फॉर्मेशन, इमोशन एंड एक्शन। सो एज़ लॉन्ग एज़ आपका जो एक जो 4 चीज़ें थी, 4 जिसमें से एक मुक़र्रर है, सामईन हैं, पैगाम है और तरसील है। ये सारे अगर आप सही तरीके से डिप्लॉय करें अपनी फैकल्टीज़ को और इन मीडियम्स के ज़रिए आप अपने मैसेज पहुँचाएँ, तो वो रेज़ोनेट करता है लोगों के दिलों में। तो ये हम कैसे कर पाते हैं? इसमें जो सबसे बड़ी रुकावट आती है, वो है एंग्ज़ायटी। देखिए, एंग्ज़ायटी तब होती है जब हम वी बिलीव दैट वी नीड टू प्रेज़ेंट अ परफ़ेक्ट कम्युनिकेशन एंड दैट्स हाउ वी गेट इन आवर ओन वे। हम अपने रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट खुद बनते हैं, बिकॉज़ हमारा फ़ोकस ये नहीं रहता कि मैसेज हमने ट्रांसमिट करना है सही तरीके से, बल्कि हम परफ़ेक्ट नज़र आना चाहते हैं और यही एंग्ज़ायटी हमें नहीं कर पाती बेहतर तरीके से प्रेज़ेंट करना। एंग्ज़ायटी के बारे में there is a general understanding that 85% of the people they acknowledge that actually they feel anxiety whenever they have to speak on the podium or in some conference. Rest of the 50% they believe that no, we don't feel it. Probably शायद वो भी झूठ बोल रहे होते हैं। ये ह्यूमन नेचर है। ये एक रवैया है कि वो आप एंग्जाइटी का शिकार होते हैं अगर तो आप उसको मैनेज ना कर पाए। अगर एंग्जाइटी आपको मैनेज करना शुरू हो जाए, तो फिर आप कभी भी एक बेहतरीन तरीके से अपने पैगाम की तरसील नहीं कर सकते। इस लिहाज़ से ज़रूरी है कि एंग्ज़ायटी को मैनेज किया जाए। देखिए एंग्ज़ायटी इज़ अ काइंड ऑफ एक एक एनर्जी है। इफ you can use it properly to your benefit, you can very effectively transmit
योर मैसेज। तो एंजाइटी इधर कंट्रोल में नहीं आएगी, इट विल लीड टू नर्वसनेस। जब आप नर्वस होते हैं तो क्या होता है, आपको जो रेट ऑफ स्पीच है वो बढ़ जाती है, आप तेज बोलना शुरू कर देते हैं, एंड यू गेट इट ओवर विद ASAP, एंड यू वांट जस्ट पास ऑन इट, ताकि आप जल्दी से वो जगह छोड़ो। सो यू आर एक्चुअली फोकस्ड ऑन योर सेल्फ। सो आप अगर इस चीज से बचें एंड यू शिफ्ट द होल अटेंशन ऑफ द सीन टुवर्ड्स द ऑडियंस, आप उन पे फोकस हो जाए, तो आपकी पैगाम रसानी भी अच्छी होगी और आपकी ये जो एक नर्वसनेस है ये भी कम हो। देखिए, हम जब नर्वस होते हैं फिर हम शेक, हमारी बॉडी शेक करती है, आवाज भी शेक करती है, ट्रेम्बल करती है। व्हाई डज इट हैपन? वो इसीलिए कि आवर बॉडी इज देन फ्लडेड विद एक्सेसिव एड्रेनलिन, और ये जो एक्सेसिव एड्रेनलिन है इसका आउटलेट नहीं होता, तो ये हम पे साथ साथ चूंकि फाइट और फ्लाइट का एक मैकेनिज्म इन्वॉल्व हो जाता है, तो हम इसमें होते हैं कि या यहाँ से दौड़ जाएं या यहाँ पे खड़े होकर मुकाबला करें, और इस सूरत हाल में हमारा वो एक ज़बान में और वजूद में एक ट्रेम्बलिंग शुरू हो जाती है। इसके लिए बड़े मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं बिहाइंड द स्टेज इन ऑर्डर टू बैलेंस आउट योर बॉडी टेम्परेचर एंड ऑल दैट। सो इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि हम अपनी जितनी भी तरजीहात हैं उसको, कम्युनिकेशन की, उनको बैलेंस करें। देखिए, नर्वस स्पीकर न सिर्फ एक्चुअली अपने आप के लिए एक वजह शर्मिंदगी बनता है, बल्कि वो ऑडियंस को भी एक ऑकवर्ड पोजीशन में डाल देता है, because they want to see a kind of a good display. It's some of us actually feel and they perceive a nervous speaker as a matter of joy, but most of us, हम ज़्यादातर लोग awkward position में फील करते हैं कि यार ये ऐसा क्यों महसूस कर रहा है। सो आपने कोशिश ये करनी है कि यू शुड रिमेन एट प्रेजेंट। जब आप प्रेजेंट में रहते हैं तो आपका नर्वस लेवल बेहतर रहता है, आप यू आर एबल टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ द इवेंट्स एंड द डिस्कशन। ठीक है, आप अगर स्पीच से पहले हैं और एक राउंड टेबल में आप बैठे हुए एंड यू आर वेटिंग फॉर योर टर्न, ठीक है, तो आप क्या क्या रिमेन एट प्रेजेंट, उल्टी गिनती भी शुरू कर सकते हैं, सो दैट यू आर नॉट फियरफुल ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस। फिर आप अपने एक्नॉलेज भी कर सकते हैं एंजाइटी को, यू कैन एक्नॉलेज कि एंजाइटी इज ए नेचुरल फिनोमेना। तो अगर आपने एक्नॉलेज किया, यू रिमेन स्टेबल, तो ये किस्म की आपको एजेंसी भी देता है, यू अगेन एज अ बैलेंसिंग इफेक्ट। ठीक है, सो रिमेनिंग प्रेजेंट, एंड देन अनदर टेक्निक दैट यू कैन डिप्लॉय, you can generate humor, although it's not easy, ये हम सबके लिए एक आसान काम नहीं होता, because humor can be a tricky thing sometimes, it can backfire. So the easiest way and the safest way is self-deprecation. You can make fun of your own self. That is the safest way. That can lighten up the relationship between you and the audience. And then, for instance, you can mitigate the air of hostility in the room. और आप एक फ्रेंडली रिलेशन में आ जाते हो, अदरवाइज यू फील थ्रेटन्ड by the audience that you will be judged the way you speak, the way you dress up, and the way you carry yourself, और वो चीज़ भी आपको एक्सेसिव प्रेशर आपके दिमाग पे डालती है। सो जो बैक स्टेज पे हम प्रिपरेशंस की बात कर रहे थे, उसमें आप मुख्तलिफ किस्म के काम कर सकते हैं। मिसाल के तौर से, यू कैन वॉक अराउंड फॉर 5 to 7 minutes, या आप 5 पुशअप्स कर सकते हैं, 20 स्टार जंप्स कर सकते हैं, एंड यू कैन एक्चुअली फोर्स योर बॉडी, योर सेल्फ टू ब्रीथ, और वो भी आपको एक स्टेबल तरीके से फिर स्पीच के लिए तैयार कर सकती है। सो कॉन्वर्सेशनल जितने भी कंपोनेंट्स हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन के, उसमें ये बड़ा ज़रूरी है कि आप अपनी जो बातचीत है उसको स्लो करें। यू शुड रिड्यूस द रेट ऑफ योर स्पीच, अ फंडामेंटल एस्पेक्ट। फिर देन you should not repeat what you say, because that is kind of condescension, infantilizing the audience. No, they don't like to be treated as child. So never repeat and reduce your rate of speech. Third is, do not memorize. Memorization can work against you in high stake, conversation or communication sessions.
सो आप ये कीजिए कि आप फॉर इंस्टेंस आपकी स्पीच 3 हिस्सों में बँटी हुई है, तो कभी आप प्रैक्टिस करें फर्स्ट पार्ट से, कभी सेकंड पार्ट से प्रैक्टिस रिहर्सल करें, कभी थर्ड पार्ट से, ताकि आपके कॉन्सेप्ट ज़हन में हों, बट यू शुड बी एबल टू स्पीक in the flow. Please stay out of the weeds. Do not involve yourself in unnecessary details, numbers, and things that do not actually interest the audience. See? फिर you should be a good listener. Buddha says that the one whose mouth is open, he do not learn. तो आप अगर अच्छे लिसनर हैं तो आपकी सिखलाई ज़्यादा होती है या you can understand the question properly. See, so what you do is you should be not just understanding the top line, you should be able to grasp the bottom line of the question or the conversation. Whether you may be a spontaneous speaker, a planned speaker, or you are in the middle of a meeting with your boss or anywhere, you must be attentive. So smile. And the smile is a very important thing. But then it should not be a cosmetic or a cunning smile. You should have a broad smile so that you can also reduce that air of uneasiness between the speaker and the audience. So apart from that, physiological reasons भी बड़ी अहम है. You should have, you should believe in power posing. A broad, big, broad, posture. Your shoulders should be square, your head should be straight, and then you should not be leaning or you should not be resting. Your body should be generally still. So that would actually leave a good impression. And similarly, visual clutter. Sometimes we excessively use our hands, our body to convey some messages. Unwittingly, we do that. It also actually rob you of your authority and your credibility as a speaker. ठीक. फिर इसके अलावा ऑडियो और वर्बल क्लटर्स होते हैं. वर्बल क्लटर्स क्या हैं? We sometimes use ah, and we in the middle of the sentences. And why do we do that? Because हम भी impression देते हैं कि अगला फिक्र आने वाला है और मैं अभी बात पूरी ख़त्म नहीं की. तो उसका तरीका है आप बीच में पॉज दे दें instead of using these non words. फिर इसके अलावा फिलर वर्ड्स हैं जैसे कि फिर, तो, या अंग्रेजी में sort of, kind of, so. These all are unnecessarily they also rob you, deprive you, ये आपको महरूम कर देते हैं आपके एतमाद से, आपके इख्तियार से as a speaker जो आपका होता है. So therefore, a posture should be such that you show confidence. And sometimes we as a speaker go through another dilemma. We try to say something, but the body corresponds differently. For instance, I would like to say something such as, I'm very excited to meet you. So if I say, I'm very excited to meet you, it means that you are not very excited to meet somebody because your body shows something else. So if you are excited to meet somebody, you can show like that, or you can remain at grace to express what you really mean. And in addition to physiological and conversational modules, then there is a structure. So let's dwell to the foundation and contours of why structure matter in the art of communication. Structure could be like introduction, main body, or conclusion. Or somebody would say problem, solution, and benefit. ठीक है, इसको हम इस तरह देख सकते हैं कि क्या, अब क्या, आगे क्या. क्या means what is the problem at hand? What is the foundation? What is the definition? How do we understand? Second part is ab kya? How this particular issue, problem, or opportunity is related to the audience. And the third part is how this issue at hand, which is under discussion, can have some way forward. Recommendation क्या हो सकती है? आगे कैसे हम इसको देख सकते हैं? तो for instance, if someone give you anything to speak on, or you as a speaker is invited spontaneously to share your ideas about somebody. So if you remember the structure, अगर आपको पता है कि ये structure मैंने follow करना है, you can speak without anxiety,
or you can control your anxiety because you know that structure, you know the frame. आप में सिर्फ बीच में कुछ information add करनी है to the best of your knowledge. Having said that, इसके अलावा याद रखिए, there is no perfect way, there is no right way or wrong way of communication. There is only one way, that is either it is a good way or a better way. आप किसी तरीके से भी इसको कर सकते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यू मस्ट रिमेंबर कि यू हैव टू डिप्लॉय दीज टेक्निक्स, यू हैव टू लर्न द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन, एंड देयर इज नो अल्टरनेटिव to practice by deployment of the appropriate and the needed techniques. Thank you very much.